बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज अ वेरी इजी चैप्टर। और ये आपको कोई बहुत ज्यादा तंग करेगा नहीं, बट जो बातें मैं आपको समझाऊं, जो बातें मैं आपको सिखाऊं वो आप सीख लीजिएगा। मैनी ऑफ यू जिनके पास ओ लेवल्स के अंदर क्या कहते हैं वो थी अकाउंट्स उनके पास थी, तो उन्होंने ये चैप्टर ओ लेवल्स में भी पढ़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट हम अभी इसको बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ऐसे सोच के पढ़ेंगे कि आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ था, और इसको फिर हम आगे लेके चलेंगे चैप्टर। अच्छा, सो द नेम इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, नाम से ही बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं कि यार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये एक ऐसी चीज होगी, एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा बिजनेस होगा जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता होगा, और जो बिजनेस गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर करता है उसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहले गुड्स को क्या करते होंगे, रॉ मटेरियल लेके आते होंगे, उसे गुड्स की प्रोडक्शन करते होंगे, एंड देन उसको प्रोड्यूस करने के बाद बेच दिया करते होंगे। दैट इज इट, ये इनका काम है। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज मेड फॉर द बिजनेस दैट फर्स्ट मेक देयर ओन प्रोडक्ट एंड देन सेल्स देम टू द फाइनल कंज्यूमर्स। तो यही काम होता होगा। अच्छा, अब इस टॉपिक के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है एग्जामिनर की? एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आपसे वो बोलेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को फैक्ट्री अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि फैक्ट्री जहां लगी हुई होती है वहीं से ही जो अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। फिर आपको वो बोलेगा इनकम स्टेटमेंट बना दो। इनकम स्टेटमेंट को हम ऑफिस अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा अकाउंट होगा, यानी कि ये इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी इनकम स्टेटमेंट होगी यानी कि जहां पे ये गुड्स को सेल करते हैं, बेचते हैं। और फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट बन जाएगी। अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, जब भी गुड्स को आप प्रोड्यूस करते हैं, तो एक लेट सपोज ये एक बॉक्स मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो इसके ऊपर दो टाइप की कॉस्ट इनकर होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और एक होती है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ये वो कॉस्ट होगी जो डायरेक्टली इस बॉक्स के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर आइडेंटिफाइबल होगी, यानी मैं उस कॉस्ट को इस पे आइडेंटिफाई कर सकता हूं। लेट सपोज ये एक वुड का बॉक्स है, तो भाई मैं सारे बॉक्सेस सेम साइज के बनाता हूं। लेट सपोज ये सेम साइज, या नजर तो नहीं आ रहा होगा आपको, बट आप अज्यूम कर लेंगे सारे सेम साइज के बॉक्स है। तो भाई सारे बॉक्सेस के अंदर जो लकड़ी लग रही होगी, मुझे पता होगा ना कितने रुपए की लकड़ी। अगर एक बॉक्स पे 100 रुपए की वुड यूज हो रही है, तो दो बॉक्सेस पे 200 रुपए की यूज हो जाएगी, तीन बॉक्सेस पे 300 रुपए की यूज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी? जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होगी, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट। इसी तरीके से और भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, बट अभी आपको एक आसान सा एक एग्जांपल देने के लिए। और इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो हर एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप, हर एक प्रोडक्ट पे नहीं जान सकते कि वो कॉस्ट कितनी अप्लाई हुई हुई है, जैसे कि रेंट की कॉस्ट, हीट एंड लाइट की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, यानी कि इन शॉर्ट इनकम स्टेटमेंट, या ऐसे नहीं, इन शॉर्ट वो कॉस्ट जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं हो, वो हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं उसको। अच्छा, अब हम जब इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना रेंट लगा वो हम डायरेक्टली हर एक प्रोडक्ट पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कितना सुपरवाइजर की सैलरी लगी, कितना डेप्रिसिएशन यूज हुई, कितना एसेट डेप्रिशिएट हुआ, ये पर प्रोडक्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं? इन डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर तुम देखो तो बोलता है द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट, ठीक है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स। अब बोलता है कि भाई इसका असल काम क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का? जो भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं, जो भी प्रोडक्शन करी है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। और इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करती है दो टाइप की कॉस्ट, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट एंड दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को ना प्यार से वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्यार से फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। ये आपने एएस लेवल के अंदर अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जरूर पढ़ा होगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होती है, ईच प्रोडक्ट बढ़ती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है, वो पर प्रोडक्ट नहीं बढ़ती बल्कि वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। और इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी कहा जाता है, दैट कंट्रीब्यूट्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। राइट नाउ, अगर हम इसको मजीद ब्रेक डाउन करें और इसकी मजीद डिटेल में जाएं, तो भाई मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को कॉस्ट आएगी, और जो कॉस्ट आएगी वो दो टाइप की आएगी, या तो डायरेक्ट कॉस्ट आएगी या इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी। डायरेक्ट कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब आपको ये ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे आके। बोलता है दीज आर द कॉस्ट विच
are directly attributable on each product. These are the cost which varies as per the output. भाई इनको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहा जाता है, आइडेंटिफाइबल कॉस्ट कहा जाता है। ऐसी कॉस्ट होती है जो हर एक प्रोडक्ट पे, ईच प्रोडक्ट पे, देख रहे हो, ईच प्रोडक्ट पे वो आइडेंटिफाई हो जाती है। तो हर एक प्रोडक्ट पे जिस कॉस्ट को तुम आइडेंटिफाई कर सको उसको डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में डाल दो। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, दीज आर द कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऑन ईच प्रोडक्ट। फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरीज एज पर आउटपुट। और ये हर एक प्रोडक्ट पे तुम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और ये वेरी नहीं करती आउटपुट के साथ साथ, बल्कि ये एक जगह कांस्टेंट फिक्स रहती है। अब अगर आप देखना चाहें तो आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसका ग्राफ इस तरीके से है जैसे वेरिएबल कॉस्ट है, और ऐसे ही फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दी ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए, आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए कि जो गेम है वो असल क्या गेम है। डन, बात समझ आई। सो अप टिल नाउ हम लोगों ने डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का तो ब्रेकअप देख लिया। नाउ द मेन थिंग जिसके बारे में हम जाएंगे वो इनका मजीद डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है। तो इन अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, द अदर वन इज indirect cost. Now direct costs are divided into three main categories: direct material, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हैं ये तीनों डायरेक्ट कॉस्ट ही हैं, ये तीनों डायरेक्ट कॉस्ट ही, लेकिन इनका ब्रेक डाउन है कि मटेरियल एक होता है डायरेक्ट, एक होता है लेबर डायरेक्ट, और एक होता है एक्सपेंसेस डायरेक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल? फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक या पेपर, एक ऐसी चीज जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसकी कॉस्ट तुम आइडेंटिफाई कर सको, उस मटेरियल की हर एक कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सको, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहा जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर जैसे कि वर्क फोर्स, वर्क फोर्स का मतलब क्या है? जो आपके वो होती है, जो आपकी लेबर होती है, जो आपकी हर एक प्रोडक्ट पे काम करती है। अब लेबर आती है मुझे बोलती है भाई ये एक पेंसिल मैं आपको रॉ मटेरियल के साथ प्रिपेयर करके दूंगी और इस एक पेंसिल के मैं आपसे $100 लूंगी। तो भाई एक पेंसिल बनवाऊंगा तो $100 देने हैं उसको, दो पेंसिल बनवाऊंगा तो $200 देने। तो क्या हर एक प्रोडक्ट पे डायरेक्ट कॉस्ट को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ? हाँ, तो किसकी कैटेगरी में डालूंगा? डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में। इस डायरेक्ट लेबर को एग्जामिनर आपके क्वेश्चन के अंदर कभी प्रोडक्शन वेजेस का नाम से इस्तेमाल कर लेगा, कभी डायरेक्ट वेजेस के नाम से भी इस्तेमाल कर लेगा, कभी फैक्ट्री वेजेस के नाम से भी इस्तेमाल कर लेगा, और कभी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नाम से भी इस्तेमाल कर लेगा। तो इधर यहां पे जब भी ये टर्म इस्तेमाल हो तो फौरन समझ जाना ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, एंड दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट कॉस्ट। नाउ व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जैसे कि नंबर 1 रॉयल्टीज। रॉयल्टीज क्या होती हैं? लेट्स सपोज मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ कि यार मेरी एक ब्रांड है और मैं अपने ब्रांड की एक फ्रेंचाइज किसी बंदे को देता हूँ। मेरा ब्रांड है इस पेंसिल को बनाने का। मैंने बोला भाई ये जो पेंसिल है, ये लेट्स सपोज इस पेंसिल को हम कोई खाने पीने की चीज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक सैंडविच है, राइट। मैंने बोला भाई ये सैंडविच की मैं आपको जो प्रोडक्ट्स है, वो जो इसका मटेरियल है वो भी मैं आपको भिजवाऊंगा, और इसका बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, मशीनरीज भी मैं आपको बताऊंगा क्या यूज होती है, और आपने ये सैंडविच बनाने और सबको बेचने, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो ब्रांड है इस सैंडविचेस का, ये ब्रांड बड़ा मशहूर ब्रांड है। अब अगर ये बड़ा मशहूर ब्रांड है तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा मेरी फ्रेंचाइज लेगा और उसकी प्रोडक्शन करके और बेचना शुरू करेगा। तो जैसे ही वो एक सैंडविच बनाएगा ना, तो एक सैंडविच बनाने पे मुझे कितने पैसे देगा? लेट सपोज $10 देगा। तो अगर एक सैंडविच बनाने पे $10 मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो वो $10 जो मुझे रिसीव हो रहे हैं, मैं बोलूंगा ये मुझे रॉयल्टी के पैसे रिसीव हो रहे हैं, और वो बंदा जो ये $10 पे कर रहा है बोलेगा मैं रॉयल्टी के पे कर रहा हूँ। अब इसको दूसरी तरह से सोचते हैं। लेट सपोज मैंने एक कोई भी फूड चेन की एक फ्रेंचाइज ले ली, लेट सपोज KFC। अब मैं KFC से मैंने एक डील बनाई और मैंने उनसे बोला कि भाई मैं पाकिस्तान के अंदर फला फला एरिया के अंदर आपकी एक ब्रांच खोल रहा हूँ, और मुझे आप अपना एक लाइसेंस दे, फ्रेंचाइज दे, और मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करूंगा और लोगों को सेल करूंगा। अब जैसे ही मैं एक बर्गर बनाऊंगा ना, तो KFC ने मुझे बोला हुआ है जैसे ही तुम एक बर्गर बनाओगे तो इस बर्गर के अगेंस्ट तुम मुझे $10 पे करोगे। क्यों? क्योंकि वो मुझसे क्या चार्ज कर रहा है? रॉयल्टी चार्ज कर रहा है। भाई मेरी ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट किसकी है? मेन KFC की प्रोडक्ट है ये। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब भी एक सैंडविच या एक बर्गर बनाऊंगा तो एक बर्गर बनाने पे मैं $10 KFC को पे करूंगा। तो एक बर्गर बनाऊं तो $10, दो बनाऊं तो $20, तीन बनाऊं तो $30, यानी कि ये डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई हो पा रही है, और उसी को रॉयल्टीज कहा जाता है। डन। फिर इसी तरीके से लाइसेंस फी होती है। अगर कोई मैं ऐसी प्रोडक्शन करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए मेरे पास लाइसेंस है, तो जितनी प्रोडक्शन मैं उसके अंदर कर रहा हूँ वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। जो लाइसेंस फीसेस होती है ना, लेट सपोज मैंने एक लाइसेंस लिया, उसके ऊपर मैं लेट सपोज 500
मैं लेट सपोज कोई आसान कर लेते हैं, बॉक्सेस बना सकता हूँ। तो अब वो बॉक्सेस बनाने के लिए मेरे पास 500 बॉक्सेस बनाने के लिए मेरे पास एक लाइसेंस आया, और लेट सपोज वो जो लाइसेंस आया मेरा वो आया $10,000 का, और उसके ऊपर मैं खाली 500 बॉक्सेस बना सकता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको डिवाइड कर लूंगा आपस में, तो मेरे पास ये लेट सपोज मेरे ख्याल से $200, तो $200 पर लाइसेंस फी पता लग जाएगी एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये एक लाइसेंस फी की एग्जांपल है। इसी तरीके से स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन, कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाता है किसी कस्टमर का, उसके लिए मैं एक स्पेशली हायर करता हूँ मशीन। अब लेट सपोज मैंने उसके लिए मशीन हायर करी $10,000 की, और मैंने प्रोडक्ट्स बनाने हैं 1,000। ठीक है, तो उस कस्टमर को 1,000 प्रोडक्ट्स बना के दूंगा, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? लेट सपोज ₹100 की कॉस्ट आ जाएगी मेरे ख्याल से, नहीं, ₹10 की कॉस्ट आ जाएगी। तो ₹10 की जो मेरे पास कॉस्ट आएगी वो स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन। लेकिन आपके सवाल में ना ये स्ट्रेट अवे दिया होगा रॉयल्टी, लाइसेंस फी या स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन, उठाओगे और डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड कर दोगे बस, और तुमने कुछ भी नहीं करना। सो दिस these are the examples of direct cost, means the direct materials, the direct labor and the direct expenses. Now what are the types of indirect cost? तो उसके अंदर एक indirect material होता है, indirect labor होती है, और indirect expenses होते हैं। नाउ व्हाट आर इनडायरेक्ट मटेरियल? ऐसा मटेरियल जो हर एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, जैसे कि पेंट हर एक प्रोडक्ट पे कितना लगा नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, पॉलिश हर एक प्रोडक्ट पे कितनी लगी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ग्लू हर एक प्रोडक्ट पे कितनी लगी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और इंक भी हर एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से नेल वगैरह जो होते हैं, और भी जो आपके मटेरियल होते हैं किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, जो हर एक प्रोडक्ट पे तुम आइडेंटिफाई ना कर सको कि उनकी कॉस्ट कितनी आई है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में डाल दो। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट लेबर, जैसे तुम्हारे फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, या फिर अल्लाह भला करे जैसे तुम्हारा वो क्या कहते हैं अपना, अल्लाह भला करे, सुपरवाइजर फैक्ट्री का, उसकी सैलरी। तो ये मैनेजर या सुपरवाइजर की जो सैलरीज होती हैं, वो सारी सैलरीज भी बेसिकली इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आती है, क्योंकि सुपरवाइजर की तनख्वाह का ताल्लुक डायरेक्ट प्रोडक्शन से नहीं है। अगर वो नहीं भी आता किसी दिन, उस दिन भी प्रोडक्शन होगी, और जिस दिन आता है ज्यादा टाइम भी लगाता है, उस दिन भी प्रोडक्शन उतनी ही हो रही होगी जितनी होती है। तो उसका प्रोडक्शन से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, तो इनडायरेक्ट ताल्लुक है सुपरवाइजर का प्रोडक्शन से, तो उसको इनडायरेक्ट की लेबर की कैटेगरी में डाला जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हर एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, जैसे कि रेंट, हीट एंड लाइट, डेप्रिसिएशन। तो मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको रखे दी। अब अगर आप नोटिस करो ना, तो जब भी आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी होगी ना, तो यू नीड टू थिंग्स, द डायरेक्ट कॉस्ट प्लस द इनडायरेक्ट कॉस्ट, और आपके पास आ जाएगी सीओपी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को मैं आपस में ऐड कर लूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। अब अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट को ब्रेक डाउन कर लूं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल निकालूं ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को आपस में ऐड कर लूं, तो इसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। यानी कि सारी डायरेक्ट कॉस्ट अगर एक जगह ले आई जाए, तो उसको कहा जाएगा प्राइम कॉस्ट। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर इन सबको आपस में एक जगह में ऐड कर लूं, तो इनको कहा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। और आपको पता है कि मैं डायरेक्ट के सारी चीजें और इनडायरेक्ट की सारी चीजें आपस में ऐड कर दूं, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आ जाएगी। या इन इजी वर्ड्स, मैं प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। सो दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी वेरी क्लियर, कि यार इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। इन इजी वर्ड्स ये सब आपस में ऐड होते हैं एट द एंड, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है आपके पास। दैट इज इट, और कुछ भी नहीं करना होता आपने। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन बता दिया, ताकि मैं थोड़ी सी और डिटेल में आपको पहले ले जाऊं, और उसके बाद फिर वापस आते हैं हम आगे जाके, और अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है। अब जब तुम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हुए ये बात याद रखिएगा, ये फैक्ट्री का अकाउंट है। फैक्ट्री रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी, ये बात याद रखना, ठीक है। सबसे पहले आप इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को स्टार्ट करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल से, यानी कि आपके पास रॉ मटेरियल्स जब साल शुरू हुआ तो कितना पड़ा हुआ था। फिर आप बोलोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपने परचेज कर लिया रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, तो वो आप यहां पे रिकॉर्ड कर दोगे, ऐड कर दोगे। अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के सवालों में, तो कैरेज हमेशा याद रखिएगा, कैरेज इनवर्ड्स हमेशा रॉ मटेरियल पे होगा, क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री सामान खरीद के लेके आती होगी, तो वो जो खर्चा करती होगी वो रॉ मटेरियल लाने का ही खर्चा करती होगी, क्योंकि तुम फिनिश गुड्स तो लाते ही नहीं हो। और अगर तुम्हारा बिजनेस फिनिश गुड्स लेके आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो कैरेज भी होगा वो भी रॉ मटेरियल का कैरेज होगा। और उसमें से फिर तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास कोई क्लोजिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की बच गई, तो वो माइनस कर दोगे। तो तुम बोलोगे मेरे पास इतना पड़ा हुआ था, मैंने इतना और खरीदा, कैरेज का इतना खर्चा किया, इतना मेरे पास बच गया। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, ये जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू है, डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू है। बात समझ आई? दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। नाउ
आफ्टर कैलकुलेटिंग द डायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दूंगा। अब डायरेक्ट लेबर को ऐड करने का मतलब या तो वो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नाम से बोलेगा सवाल में, फैक्ट्री वेजेस के नाम से बोलेगा, प्रोडक्शन वेजेस के नाम से बोलेगा, डायरेक्ट वेजेस के नाम से बोलेगा। तो ये सब कुछ क्या होगी, डायरेक्ट लेबर होगी, और डायरेक्ट लेबर भी यहाँ पे लाके ऐड कर दी जाएगी। तो अब तक मैं दो चीजें ऐड कर चुका। नंबर वन, मैंने डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर लिया। नंबर टू, मैंने डायरेक्ट लेबर ऐड कर ली। नंबर थ्री, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जैसे सवाल में दी हुई हो रॉयल्टीज, लाइसेंस फी या स्पेसिफिक वगैरह ऑफ मशीन, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और इनको भी लाके यहाँ पे लिख लूंगा। और आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया जाए, जब इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया जाए, तो इवेंचुअली हमें मिलता क्या है, हमें मिल जाता है प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे तुम देखो, तुम एक प्राइम कॉस्ट नजर आ जाएगी, तो ये प्राइम कॉस्ट आ गई। सिंपल, ये काम करना है आपने। डन। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर क्या ऐड कर देना है, जाहिर सी बात है, अब आप लोगों ने क्या करना है, प्राइम कॉस्ट आ गई आपने, और फिर अब आप लोगों ने प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देना है इवेंचुअली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे होंगे, जैसे कि रेंट ऑफ अ फैक्ट्री। तो अगर फैक्ट्री का जो रेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किए जाएंगे जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे। अब रेंट ना, रेंट एक कॉमन कॉस्ट है। भाई मेरी पूरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर लेट सपोज 10 कमरे हैं, 10 में से 8 कमरों में फैक्ट्री बनी हुई है और 2 कमरों के अंदर मेरा ऑफिस है, यानी कि वहां से मैं प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ। तो भाई 10 कमरों का और 2 कमरों का मिला के टोटल रेंट आया करेगा, इस वजह से रेंट एक कॉमन कॉस्ट हो जाएगी तुम्हारे पूरे बिजनेस की। उस कॉमन कॉस्ट को तुम क्या करोगे, एलोकेट किया करोगे कि भाई अगर फैक्ट्री के पास 8 कमरे तो 8 कमरों का रेंट फैक्ट्री पे करेगी और बाकी के 2 कमरों का रेंट ऑफिस पे करेगा। तो इसकी बाद में जाके वो एलोकेशन या एलोकेशन हो जाएगी बेसिकली। इसी तरीके से सुपरवाइजर की अगर कोई तनख्वाह हो तो सुपरवाइजर की तनख्वाह यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, ये भी इनडायरेक्ट वेजेस है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो कोई डेप्रिसिएशन होगी प्लांट एंड मशीनरी टाइप की चीज की, यानी कोई ऐसा नॉन करंट एसेट जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है। तो अगर फैक्ट्री में कोई एसेट यूज हो रहा है तो जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो कहाँ कहाँ अप्लाई की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर अप्लाई की जाएगी। अगर कोई इक्विपमेंट या कोई एसेट ऑफिस में यूज हो रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी ऑफिस अकाउंट में यानी कि इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की जाएगी, वो आप आगे जाके देख लोगे। ठीक है। और इसी तरीके से आपका फैक्ट्री हीट एंड लाइट और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ओवरहेड्स जो लिमिटेड थे वो मैंने लिख दिए। और इनका टोटल निकालोगे और इनका टोटल निकाल के एक आंसर आ जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स को ऐड करके एक आंसर आ जाएगा। इसको कोई नाम मत दीजिएगा, इसको कोई नाम मत दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपने इसके अंदर एक एडजस्टमेंट करनी होती है और वो एडजस्टमेंट होती है वर्क इन प्रोग्रेस की। अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है मैं आपको बताता हूं ये वर्क इन प्रोग्रेस है क्या चीज। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो इन्वेंट्री है, आपकी इन्वेंट्री अभी प्रोसेस के अंदर है, प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर है, अभी वो तैयार नहीं हुई, उसके ऊपर प्रोडक्शन का काम चल रहा है। और जिस इन्वेंट्री में प्रोडक्शन का काम चल रहा हो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। जिस इन्वेंट्री में कोई काम नहीं चल रहा हो वो रॉ मटेरियल है, लेकिन जिस इन्वेंट्री पे काम चल रहा हो वर्क इन प्रोग्रेस है। और फिर आगे जाके आप देखोगे जो इन्वेंट्री फुली तैयार हो जाएगी यानी प्रोड्यूस हो चुकी होगी उसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। तो यहां पे आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी होंगी, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस की तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग ऐड कर दोगे। परचेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सर परचेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बेटा परचेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि तुम्हारे पास बराबर में भी किसी की फैक्ट्री लगी हो, उसके पास कुछ आधा बना हुआ सामान हो, तुम उससे आधा बना हुआ सामान खरीद लो और अपने पास लाके कंप्लीट कर लो। तो तुमने आधा बना हुआ सामान खरीदा, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। डन। और उसमें फिर तुम क्या करोगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर दोगे, एक आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आया तो ऐड कर दोगे, और अगर नेगेटिव आंसर आया तो सबट्रैक्ट कर दोगे, और फिर तुम्हारे पास जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां तक ना ये बातें वो हैं जो आपने ओ लेवल्स में भी सारी देखी हुई है, इसके अंदर अभी तक मैंने कोई नई बात नहीं करी। लेकिन इफ यू सी कि यहां पे आपको मैंने एक और चीज भी दिखाई कि यार ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट। अब यहां पे क्या चीज मैंने ऐड कर दी, फैक्ट्री प्रॉफिट। अब ये फैक्ट्री प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको ये बताता हूं। देखो फैक्ट्री प्रॉफिट जो है ये एक मार्कअप है जो किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये एक मार्कअप होता है जो अप्लाई किस पे होता है, अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई ना इसके ऊपर अप्लाई होगा। लेट सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, इसके ऊपर मैं बोलता हूं 10% का फैक्ट्री प्रॉफिट है, तो ये आंसर आ गया लेट सपोज कितने का, 10,000 रुपए का। मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने की थी, 1 लाख रुपए की थी। तो आंसर कितना बन जाएगा मेरे पास फाइनल, 1,10,000 रुपए बन जाएगा, यानी 110,000 ये 10,000 था और ये 1 लाख था। लेकिन सर ये तो आपने हमें ये बताया कि इसका करना क्या है, लेकिन आपने ये नहीं बताया ये होता क्या है। भाई फैक्ट्री प्रॉफिट को मैं बड़ा आसान करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ना, हाँ ये जो प्रोडक्शन आपका डिपार्टमेंट है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक प्रॉफिट सेंटर होता है।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक प्रॉफिट सेंटर होता है, यानी कि जो तुम प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो प्रोडक्शन करके भी कुछ प्रॉफिट कमा रहे होते हो। मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि यार तुम सोचो कि तुमने एक यूनिट बनाया और वो एक यूनिट तुम्हें पड़ा $80 का, लेकिन अगर यही सेम यूनिट तुम मार्केट से खरीदते, बनाते नहीं, मार्केट से खरीदते, तो तुम्हें ये पड़ता $100 का। तुम बना रहे हो तो तुम्हें कितने का पड़ रहा है? $80 का। मार्केट से खरीदते तो कितने का पड़ रहा है? $100 का। तो क्या तुम्हारी फैक्ट्री ने $20 बचा लिए? ये जो $20 तुम्हारी फैक्ट्री ने बचा लिए, दिस $20 इज कॉल्ड फैक्ट्री प्रॉफिट। ये क्या होता है? फैक्ट्री प्रॉफिट होता है। और इसके बाद आपके पास जो इन दोनों को आपस में ऐड करके आंसर आएगा, वो आंसर होगा आपका ट्रांसफर वैल्यू। और याद रखिएगा, इस ट्रांसफर वैल्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट भी शामिल है और इसके अंदर प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी शामिल है। तो जब भी ट्रांसफर वैल्यू की टर्म यूज हो रही हो, ट्रांसफर प्राइस की टर्म यूज हो रही हो, तो ऑलवेज डू रिमेंबर दैट इट मींस दैट कॉस्ट एंड प्रॉफिट बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस वैल्यू। नाउ टू अंडरस्टैंड मोर about the factory profit, let me explain you one thing. Why मार्कअप इज एडेड टू द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम मार्कअप को ऐड क्यों करते हैं? ऐसी क्या वजह है कि हम फैक्ट्री के अंदर इस मार्कअप को ऐड करेंगे, यानी इस फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड करेंगे? तो भाई उसकी वजह बड़ी सिंपल है और मैं आपको बता चुका कि यार आपकी प्रोडक्शन $80 की हो रही है, लेकिन मार्केट से खरीदते तो $100 का पड़ता, तो तुम ये ट्रांसफर प्राइस जो निकाल रहे हो $100 की, इसमें तुम ये बता रहे हो कि मैंने $20 का प्रॉफिट कमा के दिया है फैक्ट्री को। तो ये प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है आपका, ये एक प्रॉफिट सेंटर होता है, यानी कि ये एक प्रॉफिट सेंटर है, यानी कि यहाँ पे आपको पता लगेगा कि आपने जो प्रोडक्शन करी है उसमें कितना पैसा बचाया या कितना पैसा प्रॉफिट का अपने पास रखा। बात समझ आई? अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और अगर हम आगे अब ये देखें कि यार ये जो हमारा क्या कहते हैं, जो फैक्ट्री प्रॉफिट है, ये क्या चीज होती है? तो फैक्ट्री प्रॉफिट is the difference between cost and production, cost of production, producing the goods, and the cost at which the same goods could be bought फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। तो भाई ये इन दोनों का डिफरेंस क्या बता रहा है कि भाई तुम्हारी प्रोडक्शन की कॉस्ट का, अगर तुम ये और अगर तुम बाहर वाले सप्लायर से सामान खरीदते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तुम्हारा फैक्ट्री प्रॉफिट है। और अभी मैंने तुम्हें बताया $80 की तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बाहर सप्लायर $100 का इसको बेच रहा है, तो $20 तुम बचा रहे हो। तो डिफरेंस दोनों का किसका निकाला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, और बाहर आउटसाइड सप्लायर से जो सामान जितने का मिल रहा है वो दोनों का डिफरेंस निकाला, तो फैक्ट्री प्रॉफिट पता लग जाएगा। Factory profit is added to the cost of production, so results in increase in the cost of सेल्स एंड रिडक्शन इन द ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो बात लिखी हुई है ना, ये बात हम थोड़ी देर बाद आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम इनकम स्टेटमेंट में पहुंचे ही नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में भी कभी अभी कोई बात हो नहीं रही। लेकिन इस लाइन को पढ़ने से पहले, ये जो मैंने अभी लाइन पढ़ी है, इस लाइन को पढ़ने से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और फिर वापस इस पेज के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये पेज दोनों साइड को कवर करेगा, आपकी इनकम स्टेटमेंट के पार्ट को भी और आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के पार्ट को भी। तो ऊपर वाली जो बात मैंने करी हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से करी हुई है कि भाई ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का और उस कॉस्ट का जो तुम आउटसाइड सप्लायर से ये सामान खरीद सकते थे। देन अच्छा, अब कभी कभी देखो, तुम ये मुझे बताओ कि यार तुम एक यूनिट बनाते हो $100 का, लेकिन मार्केट में वो $80 का मिल रहा है, तो यार तुम्हारी फैक्ट्री तो $20 का लॉस कर रही है, तो भाई तुम्हें ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, इससे अच्छा तुम बाहर से खरीद लो। तो इसी वजह से ही मैंने बताया ना, ये एक प्रॉफिट सेंटर है, तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन करते हैं। तो यूजुअली नॉर्मली जब भी प्रोडक्शन होती है तो आपको सस्ती पड़ती है, तो $80 का सामान आप बनाते हो, $20 का आपका उसके ऊपर प्रॉफिट होता है और $100 की उसकी ट्रांसफर वैल्यू होती है, और ये ट्रांसफर वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। कहां इसको ट्रांसफर करेंगे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। सो लेट्स गो टू द इनकम स्टेटमेंट, हाउ इनकम स्टेटमेंट लुक्स। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो मैं कुछ चीजों के ऊपर बात करूंगा और कुछ चीजों को रोकूंगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आ जाएगी, उसमें से आप सेल रिटर्न माइनस कर देंगे और आपके पास फिर नेट सेल्स निकल के आ जाएंगी। ये बड़ा सिंपल है। फिर उसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ना आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं भी और कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ट्रांसफर वैल्यू। ये जो ट्रांसफर वैल्यू है ना, ये ट्रांसफर वैल्यू कहां से आई है तुम्हारे पास? ये ट्रांसफर वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आई है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। तुम यहां पे लाके लिख दोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। सर ये आपने ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी, इनके बारे में बात नहीं करनी, करूंगा, लेकिन अभी पहले ट्रांसफर वैल्यू को समझो। क्या तुम इतनी बात मेरी मानते हो कि जो ट्रांसफर वैल्यू है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रॉफिट बोथ आर इंक्लूडेड?
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट बोथ आर इंक्लूडेड। क्या आपने जिंदगी में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता था बिजनेस शुड रिकॉर्ड ऑल द एंटिसिपेटेड फ्यूचर एक्सपेंसेस इनटू द अकाउंट्स बट नेवर रिकॉर्ड एनी अनरियलाइज्ड गेन्स, नेवर रिकॉर्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं ये जो तुम्हारा प्रॉफिट है क्या ये रियलाइज हो गया है? क्या ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है? नहीं सर, ये रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये तो रियलाइज तब होगा जब आप प्रोडक्ट्स को बेचोगे। अभी तो ये रियलाइज नहीं हुआ। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी भी जिंदगी में अनरियलाइज प्रॉफिट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट में कभी रिकॉर्ड नहीं करना। अब सर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रॉफिट है ये तो अनरियलाइज्ड है, और सर ये अनरियलाइज्ड जो आपका प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को तो यहां नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जरा सुनिएगा, देखो मैंने इस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड किया तो ये वैल्यू बढ़ गई, मैंने कॉस्ट के अंदर इसको ऐड करा तो ये वैल्यू बढ़ गई, और किसकी वजह से बढ़ी हुई है? प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है इसके अंदर। और अगर ट्रांसफर वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, क्या वो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ जाएगी? हाँ सर, अगर ट्रांसफर वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी वजह से ये ऐड होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ जाएगी। और मेरा बेटा अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी तो क्या तुम्हारे ग्रॉस प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे? हाँ सर, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट्स आपने क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दिए थे तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई, और कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट्स कम हो गए। तभी हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को वापस बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रॉफिट को वापस बाहर निकालने के लिए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट्स क्या कर दिए थे? कम कर दिए थे। मेरे ग्रॉस प्रॉफिट्स क्या हो गए थे? कम हो गए थे। तो मैं क्या करूंगा, फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड बैक कर दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, ताकि मैं एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकूं। दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को कि जो तुम्हारी ट्रांसफर वैल्यू थी इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फैक्ट्री प्रॉफिट दोनों शामिल था। दिस फैक्ट्री प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एंड इफ इट इज अ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो इसको एलिमिनेट तो वैसे ही होना है, लेकिन तुमने यहां पे ये वैल्यू में प्रॉफिट ऐड किया तो ये वैल्यू बढ़ गई, और इसकी वजह से तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई। और अगर तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई तो जो तुम्हारे ग्रॉस प्रॉफिट से वो कम हो गए, तो ये वापस फैक्ट्री प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक कर दो, ताकि इसका इंपैक्ट जो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर पड़ा है, जो एडवर्स इंपैक्ट इसके ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर तुम्हारे पड़ा है, उसको खत्म कर सको, उसको एलिमिनेट कर सको। अब इसी बात को अगर हम ऊपर आके पढ़ें तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री प्रॉफिट इज एडेड टू द कॉस्ट is added to the cost of production, so result in increase in cost of sales। क्योंकि आप इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देते हो प्रॉफिट को, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देते हो अपनी, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी इंक्रीज कर देता है। फैक्ट्री प्रॉफिट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है, एंड रिडक्शन इन ग्रॉस प्रॉफिट, और वो ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। इसको क्या कर देता है? रिड्यूस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ट्रांसफर वैल्यू तुमने प्रॉफिट के साथ रिकॉर्ड की थी। इतनी बात समझ आई? सो अब अगर आप इस लाइन को पढ़ें तो आपको बड़ी क्लैरिटी से समझ आएगा कि फैक्ट्री प्रॉफिट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड रिडक्शन इन ग्रॉस प्रॉफिट। However, as factory profit is added back to gross profit, so net profit remain unaltered। और फिर कहा ये गया तो फिर हम क्या करते हैं, लेकिन however we add back that factory profit in the gross profit, we add back that factory profit in the gross profit to make net profit unaltered। तो हमारा net profit unaltered रहता है। ठीक है, हमारे नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क फिर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैंने 100 रुपए यहां ऐड किए तो 100 रुपए यहां बढ़ गए, तो अगर 100 रुपए यहां बढ़ गए तो 100 रुपए यहां कम हो गए, तो वापस 100 रुपए ऐड बैक करूंगा तो इंपैक्ट 0 पड़ जाएगा। ये कह रहा हूं बात को, तो ये बात याद रखिएगा सबसे पहले। तो आगे बोलता है द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज अ प्रॉफिट सेंटर, सो एडिंग मार्कअप टू द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग इट्स कंट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये आपको बता रहा होगा कि ओवरऑल प्रॉफिट में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको यह पता लगेगा कि आपकी फैक्ट्री आपके ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि ये आपको इस वजह से बताया जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉफिट सेंटर है।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक मोटी मोटी बात यहां पे करी जिसमें हम थोड़ी सी डिटेल में भी गए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको समझ आनी चाहिए। नाउ let's get back to the income statement part now if you see over here कि यार जो तुम्हारी यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्डेड है ना, इधर तुम अगर देखो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, तुम्हें पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री आई कहां से होगी? भाई ये तुम्हारे पास सामान पहले से पड़ा हुआ था, ये सामान तुमने ट्रांसफर किया, ये तुमने चलो इसके बारे में ना भी बात करें, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करी, तो यार इस सामान में से ही क्लोजिंग इन्वेंट्री बची होगी ना, इस ट्रांसफर वैल्यू में से ही क्लोजिंग इन्वेंट्री बची होगी ना, तो क्या तुम ये बात मानते हो कि जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उसके अंदर भी प्रॉफिट शामिल होगा? हाँ सर, क्योंकि ट्रांसफर वैल्यू से ही बची हुई चीज हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में आई है, यानी कि इसमें से ही जो गुड्स हमारे पास रिमेनिंग रह गई वो यहां पड़ी हुई होंगी, तो जाहिर सी बात है इस वैल्यू के अंदर भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा। लेकिन सर ये भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इसको भी बुक्स में नहीं होना चाहिए। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री में, इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट शामिल है तो अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री में भी शामिल होगा। या इसको ऐसे सोचो कि पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगर प्रॉफिट शामिल था, पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगर प्रॉफिट शामिल होता, तो क्या वो प्रॉफिट ओपनिंग इन्वेंट्री में भी शामिल होगा? हाँ जी सर, तो इस वैल्यू के अंदर भी कॉस्ट भी शामिल होगी और प्रॉफिट भी शामिल होगा। तो इन दोनों वैल्यूज के अंदर से हमें क्या करना होगा? इस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होगा। इस वैल्यू में से तो प्रॉफिट को हमने एलिमिनेट कर दिया, इस वैल्यू में से तो प्रॉफिट एलिमिनेट हो गया, लेकिन ये दो प्रॉफिट्स अभी भी रहते हैं। ये इन्वेंट्रीज के जो प्रॉफिट है वो नीचे आके एडजस्ट किए जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग कि जो मेरी ट्रांसफर वैल्यू के अंदर प्रॉफिट था उसको तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्टली ऐड बैक कर दिया, लेकिन जो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट है उसके लिए मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी, विच आई विल एक्सप्लेन लेटर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखो तो ये परचेज ऑफ फिनिश गुड्स लिखा हुआ है। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है कि आपने ये गुड्स परचेज करी है, बाहर से किसी सप्लायर से खरीदी है। भाई लेट सपोज मेरे पास 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, मैंने 1000 खुद बनाए, बाकी डिमांड मेरे पास 1200 यूनिट की थी, तो 200 यूनिट मैंने बने बनाए खरीद लिए। तो अब ये जो बने बनाए खरीदे ना, ये तो एट कॉस्ट ही होंगे, तो इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई चीज खरीदते हो तो वो एट कॉस्ट ही होती है। वो प्रॉफिट अगर कोई रख रहा है तो जिसने बेचा है उसने रखा है, आपको तो वो कॉस्ट पड़ी है। भाई एक फैक्ट्री थी, उसने 80 रुपए की चीज बनाई, 20 रुपए का उसके ऊपर अपना फैक्ट्री प्रॉफिट रखा, और वो चीज 100 रुपए की हो गई। लेट सपोज उसने मुझे 120 रुपए की बेच दी, तो मैं तो ये बोलूंगा ना कि मुझे 120 रुपए की कॉस्ट पड़ी है। मुझे कितने की कॉस्ट पड़ी है? 120 रुपए की कॉस्ट पड़ी है, तो ये कॉस्ट ही है, ठीक है, ये तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रही है चीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेल माइनस सेल रिटर्न नेट सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री जो होगी फिनिश गुड्स की, याद रखिएगा, ये फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं बताऊंगा, और वो जिंदगी भर याद रखना मेरी बात, और मैन्युफैक्चरिंग में 25 से 25 मार्क्स आया करेंगे। जब भी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, व्हेन एवर यू रिकॉर्ड ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, these both inventories should always be recorded at transfer price। मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री जब भी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाली होनी चाहिए और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाली होनी चाहिए, हमेशा हमेशा। यहां पे जब भी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा तो इन्वेंट्री को किस पर रिकॉर्ड करोगे? एट ट्रांसफर प्राइसेस रिकॉर्ड करोगे, एट ट्रांसफर वैल्यू रिकॉर्ड करोगे। यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री जब भी होगी तो वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाली रिकॉर्ड की जाएगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जब भी रिकॉर्ड की जाएगी तो वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाली रिकॉर्ड की जाएगी। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद उस प्रॉफिट के इंपैक्ट को आप यहां पे लाके हम खत्म करेंगे, उसके प्रॉफिट का इंपैक्ट को हम बाद में खत्म करेंगे। बट जब भी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा किस पे रिकॉर्ड करोगे? ट्रांसफर वैल्यू पे। ये खुद एक ट्रांसफर वैल्यू है, ये भी ट्रांसफर वैल्यू होगी, ताकि कंपैरिजन पहले लाइक विद लाइक बन सके। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी उस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों शामिल होगा। एंड देन वो जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो उसको बाद में हम माइनस कर देंगे यूजिंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और उसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन होगी, वो माइनस हो जाएगा। बट आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा किस पे रिकॉर्ड की जाएगी इनकम स्टेटमेंट में? एट ट्रांसफर प्राइस। अगर तुमने कभी सवाल के अंदर इसको एट कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड कर दिया, मार्क कट जाएंगे, वो 25 में से 25 मार्क्स नहीं आने फिर तुम्हारे। ये बात याद रखना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, देखो ये तो आ ही रही है ट्रांसफर वैल्यू प्रॉफिट ऐड होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, राइट? ये तो प्रॉफिट ऐड होने के बाद ही ये वैल्यू आ रही है। बट वेन एवर यू आर मेकिंग इनकम स्टेटमेंट, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू विल रिकॉर्ड, या यू आर रिकॉर्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस। किस पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे? एट ट्रांसफर प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। नाउ हमें यह बात पता है कि यार
ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो हम उसके लिए एक एडजस्टमेंट करेंगे, और वो एडजस्टमेंट अभी मैं आपको आगे जाके समझाता हूं। अब वो एडजस्टमेंट समझने से पहले आपको मैं एक नोट देता हूं, और ये नोट में ही अभी जो मैंने बात आपसे बोली वही बात यहां पे लिखी हुई है। इन इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स सेक्शन, ओनली इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, ओनली इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आर रिकॉर्डेड एज, यहां पर रिकॉर्डेड का वर्ड मिसिंग है, बट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आर रिकॉर्डेड एट एज ट्रांसफर प्राइस हैज टू बी इंक्लूडेड, या इसने चलो इस तरह लिख लिया, गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस हैज टू बी इंक्लूडेड, सही है, अंग्रेजी में मैंने कभी लिखा होगा इसको, तो ये सही वो है सेंटेंस। सो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस हैज टू बी इंक्लूडेड, हैज टू बी इंक्लूडेड, हैज टू बी इंक्लूडेड, यानी कि इन्वेंट्री को जब भी तुम रिकॉर्ड करोगे एट ट्रांसफर प्राइस रिकॉर्ड करोगे। हाउ I know the prudence concept states that we cannot record unrealized gains until they are realized, so it is wrong to record finished goods at transfer price. I know कि यहां पे जो मैंने इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड की हैं, इन इन्वेंट्रीज को हमने एट प्रॉफिट रिकॉर्ड करा, बट ये दोनों अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इस चीज की हमें इजाजत नहीं देता, वो हमें क्लियरली मना करता है कि अनरियलाइज्ड गेन्स को आप कभी भी यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो अब करें तो क्या करें? What should be done? We have to make an adjustment in the end to eliminate the factory profit that we included in the income statement. तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी impacts हैं, ये जितने भी impacts हैं, इन impacts को खत्म करेंगे कहां पे ले जाके, अपनी इनकम स्टेटमेंट में से। तो ये जो इम्पैक्ट था इसको तो खत्म करोगे कहां ले जाके, फैक्ट्री प्रॉफिट को एड बैक करके। लेकिन इन दोनों के इम्पैक्ट को कैसे खत्म करेंगे, तो अब जरा सुने बात को गौर से। What kind of adjustments, क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी उसने, मैंने ये लिखा ना यहाँ पे कि भाई व्हाट शुड बी डन, तो हमें इसके लिए क्या करनी पड़ेंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। भाई व्हाट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स? सो नंबर वन, जो तुम्हारी ट्रांसफर वैल्यू के अंदर प्रॉफिट था उसको ऐड बैक कर दोगे टू द इनकम स्टेटमेंट, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे उसको ऐड कर दिया। ओके, दिस वाज वेरी इजी, ये तो हम करके सीख चुके। लेकिन जो तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को कैसे एलिमिनेट करोगे? एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी डन। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है, ये क्या होता है, ये कैसे हो सकता है? सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक अकाउंट बनाता हूं, या चलो एक अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको बोलता हूं कि यार मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की, और जो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की वो है एट ट्रांसफर प्राइस। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि यार ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या है, कि इसके अंदर प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों शामिल है, तो लेट सपोज मैं ये बोल देता हूं कि ये है लेट सपोज 20,000 की, ठीक है। मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की, और वो भी मैं किस पे रिकॉर्ड करूंगा अपनी इनकम स्टेटमेंट में? ट्रांसफर प्राइस पे। कभी भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दी ना तुमने, अगर कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, समझ लेना गलत कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है लेट सपोज 30,000। मुझे ये बात पता है कि जो मेरा फैक्ट्री का प्रॉफिट है, फैक्ट्री प्रॉफिट इज 10%, लेट सपोज कितना परसेंट? 10%। नाउ आई नीड टू फाइंड इट आउट कि यार मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट कितना है और मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट कितना है, मुझे ये मालूम करना है। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड दिस आउट, मैं इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं, जरा सुनिएगा बात को गौर से। मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि जो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितने की है? 20,000 की है। क्या आप ये बात मानते हैं कॉस्ट हमेशा 100% होती है और उसके ऊपर जो भी लगता है वो प्रॉफिट लगता है? तो भाई कॉस्ट 100% ही, और 10% का, या चलो इसको 20 कर लेते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में, तो 20% कर लेते हैं। मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि यार ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू के अंदर कॉस्ट भी शामिल है 100% की, और इसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है 20% का। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू एट ट्रांसफर प्राइस है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल से कि यार ये जो वैल्यू है ना, ये 120% है। तो अगर मैं इसका 20% निकाल लूं, अगर मैं इसका 20% निकाल लूं, तो मुझे यह पता लग जाएगा कि मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, मुझे ये मालूम पड़ जाएगा। अब अनरियलाइज प्रॉफिट को मैं कैसे मालूम करूंगा? बड़ा सिंपल सा काम है, मैं बोलूंगा यहां पे आपको कि भाई 20,000, तो 20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120,
सॉरी मैंने प्लस कर दिया, 20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120 विच मेक्स इन टोटल, वैसे ये बहुत ही हमसे गलत कैलकुलेशन हुई है, इसको अगर हम करें, खैर मेरे पास आंसर ना डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक ऐसी बनी बनाई एग्जाम्पल नहीं थी, हमने अभी फौरी तौर पे बात करते हुए बना ली, तो 20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, तो मेरे पास ये आ रहा है, लेट सपोज 3.3, तो यानी कि मेरी प्रॉफिट, मेरी जो इन्वेंट्री है उसके अंदर प्रॉफिट कितना शामिल है, इतना है। आपके आंसर्स डेसिमल में नहीं आते यूजुअली, लेकिन ये जाहिर सी बात है अनकैलकुलेटेड एग्जांपल थी, तो इसके ऊपर ये आंसर हमारा इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे लाके कि यार मेरी जो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है इसमें प्रॉफिट कितना शामिल है, इतना शामिल है। अगर मैं तुमसे बोलूं मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कितनी है, सर 30,000 की है, क्या आप ये बात मानोगे कि 30,000 भी 120% है, क्योंकि वो भी किस पे है, एट ट्रांसफर प्राइस, और मेरा सेवरल ईयर से, यानी कि मेरा ओपनिंग और इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों के अंदर प्रॉफिट कितना कितना शामिल है, 20%। सवाल में अगर वो ये बोल देता कि ओपनिंग इन्वेंट्री में 20% है और क्लोजिंग इन्वेंट्री में 30% है, तो वो एक अलग बात होती, फिर मैं ये बोलता कि ये कितना परसेंट होता, 130% और ये होता 120%, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर मैं इसका प्रॉफिट निकालूं तो इसका प्रॉफिट कितना निकलेगा, तो एक्स निकाल लेते हैं, तो भाई 30,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 5,000। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, लेट्स सपोज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 5,000 रुपए का। यानी कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट कितना शामिल है, 5,000 का। मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट कितना शामिल है, 3,333.3। ठीक है, ये डेसिमल में आ रहा था, तो हम लोगों ने इसको ऐसे कर लिया। अच्छा भाई, एक काम कर लेते हैं ना, ठीक है, चले जी। अब सवाल यह है कि जो तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उन दोनों के अंदर प्रॉफिट का कितना एलिमेंट शामिल है वो तुम्हें पता लग गया। अब तुम पता है क्या करोगे, तुम एक अकाउंट बनाओगे यहाँ पे आके, और ये अकाउंट में तुम्हें ऐसे यहीं से दिखाता हूँ ताकि ऊपर वाली एग्जांपल भी तुम्हें नजर आती रहे और यहाँ अकाउंट भी नजर आए। इस अकाउंट को हम बोलेंगे प्रोविजन। अब जरा सुनिएगा, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ ना बैलेंस बीडी, तो इसका बैलेंस बीडी पता है कितना होगा। बैलेंस बीडी का मतलब यह है कि जो तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर प्रॉफिट या फैक्ट्री प्रॉफिट कितना शामिल है, तो वो था 3,333। हम ऐसे लिख रहे हैं डेसिमल्स को हटा के। इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस है, तुम्हें क्या बता रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री में कितना प्रॉफिट है। और जो सीडी बैलेंस है वो तुम्हें क्या बता रहा है, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी तुम्हें बता रहा है कि जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर कितना प्रॉफिट है, विच इज 5,000। अब सवाल यह है कि तुम्हारा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया। सर पहले 3,333 था और अब 5,000 हो गया, तो इसका मतलब सर 1,667 से हमारा प्रोविजन बढ़ गया, यानी अनरियलाइज प्रॉफिट। तो पता है तुम क्या करोगे, 1,667 इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दोगे, और ये जो इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर होगा इसको बोला जाएगा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज in provision for unrealized profit। अब ये इंक्रीज कैसे आया तुम खुद देख लो। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है तुम्हारे पास उसके अंदर जो प्रॉफिट था वो 3,333 था, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट 5,000 है, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया ना, तो इंक्रीज इन अनरियलाइज प्रॉफिट आंसर आ गया 1,667। अच्छा, डिक्रीज कब हो सकता था, जब ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट ज्यादा होता और क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट कम होता। यानी कि फॉर एग्जांपल इसको हम डायरेक्टली ऐसी एग्जांपल बना लेते हैं कि भाई लेट सपोज आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री में, अब यहाँ पे हम एग्जांपल बनाते हैं, बीडी बैलेंस ओपनिंग इन्वेंट्री होती है आपकी 5,000 की, हाँ, और सीडी बैलेंस आपका आता है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट होता है वो होता है लेट सपोज 3,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो जाता, ये हो जाता 2,000 से, जो कि आप ट्रांसफर करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, और इसको हम बोलते डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आपको ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट याद आ रहा होगा, ये बिल्कुल वैसे ही काम चल रहा है, ठीक है। तो इसको सही कर लेते हैं, ये पता नहीं हमसे क्या हो गया। सो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट।
तो हमने करना क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है और उसको ले जाके इनकम स्टेटमेंट में लिख देना है। अब अगर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा तो उसको आप उठाओगे और लेस कर दोगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से। अगर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। और अगर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा तो उसको ऐड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। और इसको करने के बाद आपके पास एक एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद आपने नॉर्मल ही एक्सपेंसेस, जो कॉमन एक्सपेंसेस होंगे, वो आप लोगों ने उनको एलोकेट करते हुए और उनको यहाँ पे चार्ज कर देना है, जैसे कि रेंट एंड रेट, इंश्योरेंस, ऑफिस सैलरीज, डेप्रिसिएशन। और आपके पास ये टोटल एक्सपेंसेस आएंगे और आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें और अगर आप इस बात को समझें या इस बात को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले याद रखें, प्रॉफिट एक इधर था और एक इधर था। ये दोनों जो प्रॉफिट है ये एडजस्ट हुए इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल के। और जो फैक्ट्री के अंदर जो तुमने ये प्रॉफिट था, जो फैक्ट्री में कैलकुलेट हुआ था इस साल का प्रॉफिट, जो कि फैक्ट्री प्रॉफिट था, वो तुमने वापस ऐड बैक कर दिया कहां पे, ले जाके ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। तो उसकी एडजस्टमेंट यहां पे हो गई। तो ये दो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। तो इसी वजह से यहां पे बोला गया था कि एडिंग फैक्ट्री प्रॉफिट बैक टू इनकम स्टेटमेंट, ये हो गया। एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बना के दिखाई और फिर मैंने आपको बताया कि इंक्रीज का केस कब होगा, जब ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट ज्यादा हो। और डिक्रीज का केस कब होगा, जब ओपनिंग इन्वेंट्री में से क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो प्रॉफिट है वो कम हो, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज है तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, और अगर इंक्रीज है तो उसको एक्सपेंस मान के एक तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट से लेस कर दोगे। दैट इज इट। दिस इज द परफेक्ट वे, दिस इज द एग्जैक्ट वे जो आप फॉलो करेंगे अपने एग्जाम के। नाउ जहां तक हमारी ये बात होनी थी यहां तक तो बात हो गई। और ये इनकम स्टेटमेंट अभी तो जाहिर सी बात है हम डिटेल में भी जाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे इसके अंदर। बट अब एक चीज याद रखिएगा, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट पूरी सेम बनेगी जैसे आज तक जितनी बैलेंस शीट्स बनाई है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब आप इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास तीन टाइप की इन्वेंट्रीज होती हैं। और वैसे भी इन्वेंट्रीज तीन टाइप की होती हैं, आपको पता है। एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश गुड्स। याद रखिएगा बैलेंस शीट में जब भी फिनिश गुड्स रिकॉर्ड की जाएंगी तो वो एट कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएंगी, नॉट एट ट्रांसफर प्राइस। यानी कि आसान लफ्जों में ये जो तुम्हारी एग्जांपल थी, इसमें जो ये तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो 30,000 की थी ना, और उसके अंदर प्रॉफिट कितना शामिल था, 5,000 का प्रॉफिट शामिल था ना। तो अगर मैं 30,000 में से 5,000 निकाल दूं प्रॉफिट, तो क्या बचेगी, कॉस्ट बचेगी। यानी कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर 30,000 में से पहले प्रॉफिट माइनस कर दिया जाएगा और जो रिमेनिंग कॉस्ट होगी 25,000 की, वो रिकॉर्ड की जाएगी फिनिश गुड्स की मेरी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में जब भी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करोगे वो एट कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे फिनिश गुड्स की। बाकी दोनों तो होंगी कॉस्ट पे, ये तो दोनों होंगी कॉस्ट पे, इसके अंदर तो कोई प्रॉफिट का इंपैक्ट है ही नहीं। प्रॉफिट का इंपैक्ट सिर्फ क्लोजिंग वो फिनिश गुड्स के अंदर होगा। तो उसको हमेशा किस पे रिकॉर्ड करोगे, एट कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे। ऑलवेज डू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आज की बातें आपको परफेक्टली समझ आ जाएंगी तो फिर आपको आगे इस टॉपिक में आप कुछ पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट पास पेपर्स करने हैं। ठीक है, इस टॉपिक में आप हमें और कुछ नहीं पढ़ना। तो ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का ये आप अकाउंट भी देख लो, मैंने ऐसी एक वर्किंग के अंदर आपको बना के दे दिया है यहाँ पे, ताकि आपको ये बात समझ आए कि यार ये गेम क्या है। और दैट इज इट, दैट इज इट। तो ये जो हमारा लेक्चर वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर इस सेम चैप्टर के हम सिर्फ पास पेपर्स, टॉपिकल पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे और वहां पे हम मजीद और भी बहुत सारी चीजें इन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे जितनी ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज की क्लास में और इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके अंदर जो है हम लोग इसके पास पेपर्स करेंगे। जिन लोगों ने कॉपी नहीं की थी चीजें तो वो यहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पेज जो हम लोगों ने किया था, फिर उसके बाद दिस वाज द सेकंड पेज जो हम लोगों ने किया, और उसके बाद दिस वाज द थर्ड पेज जो हम लोगों ने किया। This is the fourth page, the manufacturing account thing, and then the again the continuation of manufacturing account, and then हमने थ्योरी करी कि फैक्ट्री प्रॉफिट क्यों ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। दिस माइट बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, राइट? सो दिस थिंग नीड्स टू बी वेरी क्लियर, और ये क्लियर होनी भी चाहिए बिकॉज वर्किंग तो इसी की करनी है। देन आफ्टर दैट वी सॉ कि यार इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनती है और उसके अंदर हमारे प्रॉफिट्स के एलिमेंट्स के साथ क्या किया जाता है, उनको एलिमिनेट करने के तरीके क्या है। तो इधर से एलिमिनेट किया जाएगा इन दोनों को और इसको एलिमिनेट किया जाएगा यहां से। एंड देन हमने ये देखा कि इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो तीन टाइप की होंगी, वो तीनों टाइप के रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिनिश गुड्स एट कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी। आफ्टर दैट हम लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स और कुछ पॉइंट्स देखे रिलेटेड टू इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। देन हम लोगों ने इसकी छोटी मोटी कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ी कि भाई एडजस्टमेंट्स कैसे की जाएंगी। देन फिर हमने ये नीचे एक एग्जाम्पल करी, एंड देन एग्जाम्पल करने के बाद ये हम लोगों ने प्रोविजंस के अकाउंट बना के भी देख लिया। सो
दिस इज इट फॉर टुडे। ये हम लोग का एक जो पूरा टॉपिक था, ये एक पूरा ये हो चुका है। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके पास पेपर्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।